अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की। हम इंट्रोडक्शन जो है वो उसकी बात कर चुके हैं, डेफिनेशन एंड कैरेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। अच्छा देखिए, हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जो कि डिटेल में दिए हुए हैं। एक हमारे पास सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, एक हमारे पास टेम्परेचर है और एक हमारे पास pH है। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने देखना है कि किस किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है इन तीनों चीज़ों से। तो पहली चीज़ जो फैक्टर है हमारे पास वो है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर कोई एंजाइम काम करता है। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम ग्लूकोज के ऊपर काम करता है उस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है। तो हेक्सोकाइनेज वो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज के ऊपर काम करता है। तो जो ग्लूकोज है वो बेसिकली उसका सबस्ट्रेट है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी एंजाइम जो है जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आप कैंची से कपड़ा काट रहे हैं, तो कैंची अगर एंजाइम है तो उसका जो सबस्ट्रेट है, जो कपड़ा है, बेसिकली वो उसका सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, यानी उस सबस्ट्रेट के उस सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल, उस सब्सटेंस का नंबर जो है वो कितना मौजूद है। देखा ये गया है कि अगर आप एंजाइम का जो अमाउंट है उसे कांस्टेंट रखें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो 6 हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया, तो आपने एंजाइम का नंबर जो है वो कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बढ़ाना शुरू किया क्या, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर एग्जांपल आपके पास शुरू में जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के थे। उसके बाद आपने बढ़ाना शुरू किया, 3 से 4 कर दिया, उसके बाद आपने बढ़ाना शुरू किया, 4 से 5 कर दिया, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो एंजाइम का नंबर अगर आप कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट का नंबर आप ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ती है, यानी जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है, रिएक्शन फर्दर इंक्रीज होता जाता है। एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद फर्दर एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती। यानी आसान अल्फाज में क्या है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सबस्ट्रेट के नंबर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। किस पॉइंट तक, वो पॉइंट जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन का पॉइंट, यानी उस पॉइंट के ऊपर आकर जितने भी एंजाइम आपके पास मौजूद हैं वो तमाम के तमाम जो है ना वो सैचुरेट हो जाएंगे, यानी उनके ऊपर आकर सबस्ट्रेट बैठ चुका होगा। उस पॉइंट के बाद आपको फर्दर इंक्रीज रिएक्शन के रेट के अंदर नज़र नहीं आएगा। यहाँ अगर आप देखें इस ग्राफ के अंदर तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर इन्होंने लिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ इन्होंने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप देखें ये हमारे पास, हम इसे नंबर दे देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 और 6, ठीक है। इसको हम कह देते हैं समझ लें 1 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अच्छा जी, जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो टाइम था वो तकरीबन 1 मिनट था। जब आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मिनट, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो 1 टाइम थी। जब आपने रिएक्शन की जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल कर दी तो आपके पास जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी डबल हो गई। जब आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दी तो जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी बढ़ गई। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल बढ़ाते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड क्या होती जा रही है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है। जब आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना कर दी, 4 टाइम्स कर दी, अब जो है ना वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कोई इंक्रीज नज़र नहीं आया, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही है। आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 5 गुना कर दी, तब भी रिएक्शन की स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। 6 गुना कर दी तब भी रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज वो पॉइंट आ चुका है जिसे हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के ऊपर क्या होता है, जितने भी एंजाइम्स हैं उनके पास अपना अपना सबस्ट्रेट जो है ना वो मौजूद है। अब आप बढ़ाते जाएं, जब तक वो पुराना सबस्ट्रेट फारिग नहीं करेंगे वो नए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज हाउ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है कि इनिशियली सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन यानी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाती है, किस पॉइंट तक, सैचुरेशन के पॉइंट। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि जैसे एक टीचर है, उसके पास कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम के अंदर ये हमारे पास एक टीचर है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये 4, ठीक है, इनिशियली।
अच्छा, अब ये टीचर जो है वो इन स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ एनर्जी लगा रहा है, ठीक है, उसकी आवाज़ जो है वो निकल रही है। तो चूंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है तो उसे एनर्जी जो है वो अभी कम लगानी पड़ रही है। अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ा दें, ठीक है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आवाज़ इन तक पहुँचाने के लिए। उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। उसके बाद अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फर्दर बढ़ा दें, ठीक है, तो उसको और एनर्जी लगानी पड़ेगी आखिर तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। एक पॉइंट आएगा कि उससे ज़्यादा उसकी माइक की अगर हम अभी बात नहीं कर रहे, तो एक पॉइंट आएगा कि जिसके बाद उसकी आवाज़ फर्दर नहीं बढ़ सकती। तो आप उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ाते भी रहेंगे तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो सकती, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर आ गया है, वो उसकी लिमिट है। बिल्कुल इसी तरीके से एंजाइम जो है वो अपनी एक लिमिट पर आ जाते हैं जब वो तमाम के तमाम एंजाइम जो हैं वो किसी ना किसी सबस्ट्रेट के साथ अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं। तो आप फर्दर सबस्ट्रेट की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम का स्पीड जो है, रिएक्शन की स्पीड या एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं की जा सकती। सो दिस इज़ हाउ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होती है, सॉरी एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है, हमारे पास जो एंजाइम्स हैं हमें पता है उनका प्रोटीन नेचर है, वो प्रोटीन से बने हुए हैं। अब प्रोटीन की वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टू थर्मल चेंजेस, यानी चूँकि हायर उसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो प्रोटीन का जो नेचर है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो मुतासिर होता है। दैट इज़ वाई, और ज़्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो टेम्परेचर का चेंज है ये एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं विद इन अ वेरी नैरो रेंज, बहुत थोड़ी सी रेंज के अंदर, यानी टेम्परेचर इनका अगर ये वाला टेम्परेचर है जिस पर ये बेस्ट वर्क कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, बस इस एरिया के अंदर एंजाइम्स जो है वो वर्क करते हैं। उसके बाद उनकी एक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज़ होने लगती है। अच्छा, पहली बात, कोई भी एंजाइम जिस टेम्परेचर के ऊपर भी बेस्ट वर्क करे वो टेम्परेचर उसका कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो मैंने बताया कि ये एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहा है इस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये वाला टेम्परेचर कहलाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर के अलावा इस रेंज के अंदर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे इसकी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी लेकिन बेस्ट नहीं मिलेगी। खैर, तो बहुत ही नैरो रेंज होती है जिसके अंदर एंजाइम्स वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक अगर चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा वेरिएबल टेम्परेचर अगर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? तो देखें, हमारे पास जो एंजाइम्स वर्क करते हैं, एंजाइम बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं, एंजाइम खुद केमिकल्स हैं और हमें पता है केमिकल्स जो रिएक्ट करते हैं वो कोलाइड मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से करते हैं। तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास, जब वो कोलाइड होते हैं उसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन होता है। जब आप टेम्परेचर देते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसका जो कोलिजन है वो बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा वो आगे पीछे घूमेंगे, जितना ज़्यादा वो आगे पीछे घूमेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे वो आपस में टकराएंगे और रिएक्शन होगा। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, ज़्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यानी ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जिस तरह से तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं, उसी तरह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एंजाइम के जो मॉलिक्यूल है उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। जब एंजाइम की वाइब्रेशन बढ़ेगी, आप पढ़ते हैं कि आपके पास एक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम जो है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। जैसे सपोज कर लें आइस है हमारे पास, तो आइस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है। अब अगर मैं इसे हीट देना शुरू करूँ, टेम्परेचर देना शुरू करूँ, तो इन मॉलिक्यूल्स की इन एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी और ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से डी नेचर हुआ, इसका जो शेप था वो डी नेचर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्रोटीन के अपना वो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, जो अमाइनो एसिड हैं, जो एटम्स हैं अंदर, उनकी एक्टिविटी, उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। उनकी एनर्जी बढ़ने से उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी और उनकी वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का वो लॉस होने लगेगा। इसे हम एंजाइम का डी नेचर होना कहते हैं। तो टेम्परेचर इनिशियली टेम्परेचर बढ़ने से आपको रिएक्शन की स्पीड बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मोर एंड मोर सबस्ट्रेट जो है ना वो आपस में रिएक्ट करेंगे और मोर एंड मोर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपको जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर आपको डिक्लाइन नज़र आए, रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होने लगे। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें, हाँ, तो ये अगर आप स्टेटमेंट देखें,
टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर के ऊपर बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो रिएक्शन की स्पीड है वो एक बार कांस्टेंट हो जाएगी और कांस्टेंट होने के बाद फिर वो ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से नीचे आने लगेगी। तो ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर टेम्परेचर हमें नज़र आ रहा है और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमें रेट ऑफ रिएक्शन नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें जब टेम्परेचर ज़ीरो था तो रिएक्शन की जो स्पीड थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। जब हमने टेम्परेचर कर दिया 10 डिग्री, ठीक है, तो 10 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 टाइम है, सपोज कर लें ये 1 टाइम है। उसके बाद आपने जो टेम्परेचर है वो बढ़ाकर डबल कर दिया, 10 से 20 कर दिया, तो 20 के ऊपर आकर जो रिएक्शन की स्पीड है वो तकरीबन दुगनी हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ साथ रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ रही है। जब आपने टेम्परेचर कर दिया 30 तो रिएक्शन की स्पीड और बढ़ गई, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स हो गई। जब आपने टेम्परेचर कर दिया 37, ठीक है, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो और बढ़ गई। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो आपने जब टेम्परेचर बढ़ाकर किया 40 और ये 45 किया आपने, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ने के बजाय कम हो गई। आपने फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया 50 और रिएक्शन की स्पीड और कम हो गई, ठीक है। आपने फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया 60, रिएक्शन की स्पीड 0 पे आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस टेम्परेचर के बाद एंजाइम्स क्या होने लगे, एंजाइम डीनेचर होने लगे। जब वो डीनेचर होने लगे, जब एंजाइम का मॉलिक्यूल ही बाकी नहीं रहा, तो वो सबस्ट्रेट को क्या रिएक्ट कर, सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट को क्या जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो एंजाइम जब डीनेचर होने लगे तो एंजाइम का नंबर डिक्रीज होने लगा। जब एंजाइम का नंबर डिक्रीज होने लगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगा। 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहे हैं। तो इंसानों के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री, तकरीबन 37 डिग्री होता है, जिस पर हमारे एंजाइम जो है वो बेटर वर्क करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे जैसे हीट एनर्जी देते जा रहे थे हम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हीट एनर्जी मिल रही थी वैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मोर एंड मोर कोलाइड कर रहे थे। जब वो मोर एंड मोर कोलाइड कर रहे थे तो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। बट इस पॉइंट के बाद वही एनर्जी जो इनको कोलाइड करवा रही थी, वही एनर्जी जो है वो एंजाइम के मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करवाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और एंजाइम का जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और रिएक्शन की स्पीड हमें डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है। नाउ द थर्ड फैक्टर जो कि रिएक्शन की स्पीड को मुतासिर करता है वो है पीएच। पीएच कहते किसे हैं बेसिकली? पीएच कहते हैं बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन, आसान अल्फाज में हाइड्रोजन जो आयन है हमारे पास, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो खाली एक प्रोटॉन रह जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन का आयन है। तो ये H+ जो है, इसका कितना नंबर है हमारे पास, वो बेसिकली कहलाती है पीएच। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है पीएच का वो होता है पीएच इक्वल्स माइनस लॉग, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर H पॉजिटिव, यानी उसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो पीएच जो है बेसिकली एक अदद नंबर है जो कि हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का नेचर क्या है। क्या उसका नेचर एसिड है, क्या उसका नेचर बेसिक है, ठीक है, एसिडिक या बेसिक नेचर है, या उसका नेचर जो है वो न्यूट्रल है। अभी जो नंबर है ये डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम पता कैसे लगाते हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं कि उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस जो हैं, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कितने हैं। इसको अगर मैं हटा दूं तो पीएच का जो रिलेशन बनता है ना हाइड्रोजन के आयन से, वो बनता है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब उलट। इसका मतलब क्या है? फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं दो तरह के रिलेशंस, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इन्वर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन के अंदर क्या होता है, एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, सेम इफेक्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या हो रहा है, एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, दिस इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशन। तो पीएच और हाइड्रोजन के आयंस का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आपके पास सोल्यूशन है, उसके अंदर हाइड्रोजन के आयंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसकी पीएच कैसी होगी, उसकी पीएच होगी कम, ठीक है। किसी सोल्यूशन के अंदर अगर हाइड्रोजन के आयंस कम हैं तो उसकी पीएच क्या होगी, उसकी पीएच होगी ज़्यादा। अब पीएच का हमारे पास एक स्केल होता है जो कि 0 से लेकर 14 तक जाता है। इसके अंदर एक बीच का पॉइंट है जो कि 7 का है। जिस सब्सटेंस की भी पीएच 7 होगी
वो कहलाएगा न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल है। 7 से नीचे वाला जितना भी है, 7 से नीचे 0 तक, दिस इज एरिया विच इज़ कॉल्ड एसिडिक, और न्यूट्रल से ऊपर 7 से 14 तक जो भी है वो कहलाता है बेसिक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी सब्सटेंस की पीएच जो है वो 5 है, ठीक है, 5, अब उसके और दूसरा सब्सटेंस है मेरे पास जिसकी पीएच जो है वो है 8, मैं आपसे अगर पूछूं कि इनमें से कौन से सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन ए है उसकी पीएच जो है वो 5 है और जो सोल्यूशन बी है उसकी पीएच जो है वो 8 है, मैं आपसे कहूँ कि किस सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा होंगे, तो आप उल्टा रिलेशन देखेंगे, जिसकी पीएच कम है उसके अंदर हाइड्रोजन के आयन्स ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन के आयन्स बढ़ते जाएंगे, इस तरफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के आयन बढ़ रहे हैं, मोर एंड मोर हाइड्रोजन ऐड होते जा रहे हैं, जब भी पीएच क्या होती जा रही है, कम। 7 थी, मोर हाइड्रोजन ऐड हुए तो पीएच 6 हो गई, मोर हाइड्रोजन ऐड हुए तो पीएच 5 हो गई, मोर हाइड्रोजन ऐड हुए तो पीएच 4 हो गई। तो बेसिकली आप किस तरफ जा रहे हैं, एसिडिक। H पॉजिटिव जो होता है ना, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन ऐड होता जा रहा है पीएच एसिडिक होती जा रही है, एसिडिक का मतलब नंबर में कम होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या हुआ हमारे पास, 1, सॉरी ये जो 7 है ये हमारे पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल से 6 की तरफ अगर हम जाएंगे तो थोड़ा एसिडिक हो गया, 5 की तरफ जाएंगे तो मोर एसिडिक हो गया, 4 की तरफ जाएंगे तो मोर एसिडिक हो गया, तो इस तरह से आप एसिडिक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करना शुरू करें, एक सोल्यूशन है आपके पास, उसमें से आप हाइड्रोजन हटाएं, तो आप हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, जब आप हाइड्रोजन कम करेंगे तो पीएच बढ़ेगी, ये इस तरफ जब आप जा रहे हैं, ये 8 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये 9 हो गया इधर, ठीक है, ये 10 हो गया, तो आप इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, जब आप हाइड्रोजन कम करते जाएंगे तो पीएच बढ़ती जाएगी, तो आपको यहाँ पीएच बढ़ती हुई नजर आ रही है, पीएच बढ़ने का मतलब है सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है जी। तो ये जो एसिडिक पीएच है या जो बेसिक पीएच है या जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है या अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को देख के, तो ये भी मुतासर करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को। जिस तरह एंजाइम्स बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसमें वर्क करते हैं, बिल्कुल उसी तरह नैरो रेंज होती है पीएच की जिसमें एंजाइम काम करता है। तो एक पीएच वो होगी जो कि जिस पर ये बेस्ट वर्क करेंगे, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह एक टेम्परेचर होता है जिस पर वो बेस्ट वर्क करते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी तरह एक पीएच होती है जिसके ऊपर वो बेस्ट वर्क करते हैं तो वो ऑप्टिमम पीएच है। उससे आगे पीछे थोड़ा बहुत तो काम कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज अगर पीएच के अंदर आ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो एंजाइम्स जिस तरह टेम्परेचर से सेंसिटिव थे, पीएच से भी सेंसिटिव होता है। अच्छा जी, हर एंजाइम की अपनी कोई ख़ास पीएच होती है, जैसे कि पेप्सिन है हमारे पास। पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि स्टमक के अंदर होता है, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस आता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ये प्रोटीन्स को तोड़ता है। तो इसकी जो पीएच है ये हाईली एसिडिक है, स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जो पेप्सिन है वो वर्क करता है बहुत लो पीएच के ऊपर। लो पीएच का मतलब हाईली एसिडिक, कैसे पता मुझे, 0 से लेकर 14 और 7 न्यूट्रल पे है। लो पीएच का मतलब है बहुत ज़्यादा एसिडिक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे हैं, पीएच कम है, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 1.4 के करीब जो है वो पीएच होती है, 1.4 के करीब पीएच होती है जहाँ पर पेप्सिन वर्क करता है, ठीक है जी। मोस्ट ज़्यादातर एंजाइम जो है वो न्यूट्रल पीएच के ऊपर काम करते हैं, 7.4 के ऊपर। कुछ एंजाइम्स बेसिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, तो डिफरेंट एंजाइम की डिफरेंट पीएच होती है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। पीएच के अंदर चेंज अगर आएगा तो एंजाइम का जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नॉर्मली थोड़ा बहुत चेंज अगर आ रहा है पीएच के अंदर तो उससे तो एंजाइम्स को इतना खास फर्क नहीं पड़ता, या अगर फ़र्क पड़ता भी है तो वो रिवर्सिबल होता है, दोबारा ठीक हो जाता है उनका स्ट्रक्चर। लेकिन हायर बहुत ज़्यादा चेंज अगर आ रहा है, बहुत एक्सट्रीम एसिडिक या बहुत एक्सट्रीम बेसिक के अंदर अगर आप ले गए हैं, उल्टा ले गए उसे, जैसे कि मैंने बताया कि पेप्सिन काम करता है एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, तो अगर आप उठा के इसे बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर ले गए हैं, यहाँ से उठा के अगर आप यहाँ ले गए हैं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ सकता है जो कि परमानेंट हो सकता है, तो एंजाइम कम्प्लीटली डीनेचर हो सकता है ना। यहाँ पर इफेक्ट शो किया गया है पीएच का, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास ली गई है पीएच, इस तरफ पीएच बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 कर लेते हैं, ठीक है, ये 1 कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, ये 3 कर लेते हैं, ये 4 कर लेते हैं, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हम कर लेते हैं 1 2 3। तो इनिशियली अगर आप देखें जैसे जैसे पीएच जो है वो बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है जिसे आपने ऑप्टिमम पीएच कहा है, तो ये ऑप्टिमम पीएच वो पॉइंट होगा जिस पर ये एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहा है। तो उस ऑप्टिमम पीएच से पीछे की तरफ इधर और इधर थोड़ी बहुत रेंज है कि जिसके अंदर उसकी एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा फ़र्क आ रहा है इधर भी और इधर भी, चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क जब आता है तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगती है। सो दिस इज़ हाउ पीएच जो है वो अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को।